नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली स्टैटिक जीके वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम आपको रोज़ाना बेसिस पर स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस से जुड़े सारे महत्वपूर्ण सवाल को कराएंगे, जो कि आपके सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और उसके साथ ही आप अन्य सोशल साइट से भी जुड़ जाएं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे एमसीक्यूज कराए जाते हैं। तो आप लोग सारे जगह जुड़ जाएं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? व्हाट इज़ द सेफ टेम्परेचर टू कीप फूड फ्रेश इन द रेफ्रिजरेटर? ऑप्शंस है 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा। सही उत्तर होगा इसका 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। जब भी फूड का टेम्परेचर डेंजर जोन में होता है, यानी कि ना ज़्यादा कोल्ड और ना ज़्यादा हॉट, तब वहाँ पर बैक्टीरिया का ग्रोथ का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि हमारे फूड को स्पॉइल कर देता है। उससे क्या होता है, अगर जब हम लोग उसी स्पॉइल्ड फूड को खा लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, तो हमारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। और ये किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? ये साल्मोनेला और इकोली, ये जो 2 बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया के कारण ये होता है हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस स्पॉइल्ड फूड खाने के वजह से। और इसको किसने प्रमाणित किया है कि 4 डिग्री सेल्सियस सुरक्षित तापमान है? FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका का, US का जो FDA है, उसके अनुसार 4 डिग्री सेल्सियस सेफ तापमान है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फुल फॉर्म है इसका। अगला क्वेश्चन है, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सी है? व्हाट इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल वायर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से है ये। ऑप्शंस है गोल्ड यानी कि सोना, चांदी, लोहा या फिर एल्युमिनियम। सही उत्तर होगा इसका गोल्ड, सोना। और ये डक्टाइल होता क्या है? डक्टिलिटी, किसी भी ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खींचकर आकार बदल लेने की क्षमता को ही डक्टिलिटी बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। वो जो मटेरियल होगा उसको डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे। जैसे यहाँ पर गोल्ड है, इसको खींचकर किसी भी आकार में बदल लिया जा सकता है, तो ये गोल्ड डक्टाइल मटेरियल है। जबकि जो नॉन डक्टाइल मटेरियल होता है, उस पर तनाव डालने पर वो आसानी से खींचते और टूट जाते हैं, तो वो नॉन डक्टाइल है। जबकि सोना और तांबा, ये दोनों डक्टाइल मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। एक यहाँ पर है और एक तांबा, ये दोनों डक्टाइल मटेरियल्स में आएंगे। और एक और आता है प्रश्न कि मालेबिलिटी क्या होता है? कौन से पदार्थ मालेबिलिटी है? ऑप्शंस दिया रहेगा। तो पहले मालेबिलिटी समझते हैं क्या है। मालेबिलिटी वो पदार्थ होते हैं जो कि दबाव या आघात पड़ने पर भी बिना टूटे आकार बदल लेने की क्षमता होता है, वो मालेबिलिटी में आएंगे सब। जैसे चांदी को पीट कर उसका मिठाई के ऊपर जो परत डालते हैं उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर पान पर चढ़ाने, जो पान खाते हैं उन पर चढ़ाने वाला वर्क बनाया जा सकता है। तो वो सब मालेबिलिटी वाले तत्व होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे। और वो लोग मालेबल होते हैं, इसलिए वो बिना टूटे आकार बदल लेते हैं, वो सब मालेबिलिटी में आएंगे। तो ये 2 प्रश्न यहाँ से हो जाएगा कि डक्टाइल कौन सा होगा मटेरियल और मालेबिलिटी कौन सी होगी। अगला क्वेश्चन फिर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कराएंगे, जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। क्वेश्चन है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा कौन सा था? विच वाज द चोला किंग हु टुक द गंगेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? ऑप्शंस हैं राजा चोला, महेंद्र, राजेंद्र चोला या फिर कर्नाटक। सही उत्तर होगा इसका राजेंद्र चोला। और ये किसका बेटा था? राजा चोल, बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था वो, उसका ये बेटा था। और चोल राजवंश का सबसे महान शासक भी था। 1012 ईस्वी से
1044 ईस्वी तक इसने रूल किया था और अपनी महान विजयों द्वारा चोल साम्राज्य का ये विस्तार किया था। दक्षिण भारत का सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बनाया विस्तार करके। और इसी ने गंगोईकोंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, गंगोईकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगोईकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना भी की थी। और वहीं पर इसने चोल गंगम नामक एक विशाल सरोवर का भी निर्माण कराया था। दक्षिण से लेकर पूर्व तक उड़ीसा और उड़ीसा से आगे बंगाल तक इसने अपनी विजय प्राप्त की थी। इसने यहाँ तक कि ये बाहर के देशों जैसे मालदीव, श्रीलंका, बाहर तक इसने अपनी साम्राज्य को विस्तार किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये शासक था राजेंद्र चोल। इसको हम डिटेल में हिस्ट्री वाले क्लास में पूरे विस्तार से कवर करेंगे, तो आप लोग बस बने रहें। अगला क्वेश्चन है, दूध के मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? व्हाट काउजेज द क्रीम टू सेपरेट व्हेन द मिल्क इज चर्न्ड? ऑप्शन है गुरुत्वीय बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, अभिकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स। सही उत्तर इसका होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल की वजह से दूध के मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। आपने इसे घरों में देखा होगा, हम सभी की माँ ने ऐसा करती हैं। और ये होता क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? यह वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, और वह आभासी बल होता है जो अभिकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्रीम सेपरेटर और सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये दोनों अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 हॉर्स पावर? ऑप्शन है 746 जूल, 746 न्यूटन, 740 वाट, या फिर 740 कैलोरी। सही उत्तर होगा 740 वाट, 740 वाट। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है? विच इज़ द लाइट विथ द लोवेस्ट वेवलेंथ? ऑप्शंस हैं लाल, पीला, नीला, या फिर बैगनी। सही उत्तर होगा बैगनी, पर्पल कलर। ये सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ वाला लाइट है। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? रेड, लाल कलर वाले का। और वायलेट सबसे कम वेवलेंथ वाला होता है, ये याद रखिएगा, वायलेट सबसे कम और रेड सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा लिव हिज लाइफ? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन हैं राजगीर, बोधगया, सारनाथ, या फिर कुशीनगर। सही उत्तर होगा कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर साइड में है। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और निर्वाण यानी कि प्राण त्यागने का 483 ईसा पूर्व, ये याद रखेगा। 483 में ये इन्होंने निर्वाण लिया था और जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ गौतम था। और इन्होंने जब बोधि वृक्ष जो कि बोधगया में है, बिहार के बोधगया में है, वहाँ पर जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तभी ये सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए थे। इनकी माँ का नाम भी पूछता है, तो इनकी माँ का नाम महामाया था, याद रखिएगा महामाया। अगला क्वेश्चन है, फिल्म सॉन्ग किसके काल में आया था? ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द फिल्म सॉन्ग कम? ऑप्शन है हर्ष, गुप्त, मौर्य, या फिर कुषाण। सही उत्तर होगा हर्ष। हर्ष के काल में फिल्म सॉन्ग आया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा का लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा? ऑप्शंस हैं अबू फजल, फौजी, गुलबदन बेगम, या फिर माहिम बेगम। सही उत्तर होगा इसका गुलबदन बेगम। और ये कौन थी गुलबदन बेगम? ये प्रथम मुग़ल बादशाह बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। इनका जन्म कब हुआ था?
1523 ईस्वी में और मृत्यु 1603। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए बता रहे हैं। ये बहुत ही प्रतिभाशाली थी और अपने भाई हुमायूं के ज़माने का पूरा विवरण एकत्र करके हुमायूंनामा पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में तत्कालीन समय के भारत की आर्थिक तथा सामाजिक दशा का महत्वपूर्ण विवरण पूरा डिटेल में दिया गया है। और ये किनके आदेश पर लिखी थी हुमायूंनामा? ये मुग़ल बादशाह अकबर के आदेश पर हुमायूंनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। ये सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं तो आप लोग को ये सारे चीज़ जानना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? व्हाट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? ऑप्शंस हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिडिल डिवीजन या फिर बाह्य एटमॉस्फेयर। सही उत्तर होगा इसका ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। और ये ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट कहाँ से होता है? अर्थ सरफेस से 8 से 14 किलोमीटर हाइट तक अर्थ से। और ये एटमॉस्फेयर पूरा डेंस होता है। सारे वेदर जितने भी मौसम होते हैं इसी क्षेत्र में 8 to 14 वाले किलोमीटर में होते हैं। उसके बाहर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है और कोई वेदर भी नहीं होता है। उसी तरीके से स्ट्रेटोस्फेयर ये ट्रोपोस्फेयर के अबव होता है और 50 किलोमीटर तक जाता है, मतलब 14 से 50 किलोमीटर तक। और यहीं पर ओजोन लेयर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परत है, जो सन से जो यूवी लाइट्स आती है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको वो यहीं पर पाया जाता है ओजोन लेयर। मेसोस्फेयर उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर के, वो स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर मतलब 50 से ऊपर होता है 85 किलोमीटर तक। और उसके बाद होता है थर्मोस्फेयर, वो मेजोस्फेयर के ऊपर होता है 600 किलोमीटर तक, वहाँ से 600 किलोमीटर। और जितने भी ऑरोरा और सैटेलाइट्स होते हैं इसी लेयर में होते हैं, थर्मोस्फेयर वाले लेयर में। और उसके ऊपर होता है आयोनोस्फेयर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और आयोनाइज्ड एटम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और उसके ऊपर क्या होता है? एक्सोस्फेयर। और ये थर्मोस्फेयर के ऊपर 1000 किलोमीटर तक होता है, थर्मोस्फेयर से ऊपर 1000 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? हु फर्स्ट सा द गैलेक्सी मंदाकिनी? ऑप्शन है गैलीलियो, मार्टिन स्मिथ, मार्कोनी या फिर न्यूटन। सही उत्तर होगा गैलीलियो। गैलीलियो ने सबसे पहले आकाशगंगा मंदाकिनी जो थी उसको देखा था। और इनके द्वारा मतलब गैलीलियो द्वारा क्या क्या आविष्कार किया गया था जो प्रमुख है वो बता रहे हैं आपको। क्रेटस और माउंटेन जो कि मून पर होते हैं, इन्होंने पहले डिस्कवर किया था क्रेटस एंड माउंटेन्स ऑन द मून। दूसरा क्या किया था? वेनस पर फेजेज, अलग अलग जो फेजेज होते हैं वो डिस्कवर किया था गैलीलियो ने सबसे पहले। उसके बाद जुपिटर्स मून, जुपिटर्स पर मून है वो पहले इन्होंने ही बताया था। और उसके बाद स्टार्स ऑफ द मिल्की वे, जितने भी आकाशगंगाएं के स्टार्स हैं पहले इन्होंने ही डिस्कवर किया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है जो कि गैलीलियो द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति किया जाता है? वाटर हार्वेस्टिंग इज डन फॉर विच क्रॉप? ऑप्शंस हैं टी, कॉफ़ी, राइस या फिर मस्टर्ड। सही उत्तर होगा राइस, चावल के लिए। चावल एक खरीफ क्रॉप है, ये भी याद रखिएगा। 3 तरह के होते हैं, खरीफ, रबी और जैद। खरीफ समर सीजन वाली क्रॉप होती है, विंटर वाली रबी होती है। और जैद मार्च टू अप्रैल, कहीं कहीं मई तक होता है, जिसमें वाटरमेलन और कुकुम्बर जैसे फसलों की खेती की जाती है। तो ये याद रखिएगा कितने क्रॉप्स होते हैं, 3 तरह के होते हैं, खरीफ, रबी एंड जैद। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? ऑप्शंस हैं 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष
न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और लोकसभा का पूछ ले तो क्या होगा, लोकसभा का 25 वर्ष, 25 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में से ध्वनि नहीं गुजर सकती? विच ऑफ द फॉलोइंग कांट पास थ्रू साउंड? ऑप्शन है जल, स्टील, वायु या फिर निर्वात यानी कि वैक्यूम। सही उत्तर होगा वैक्यूम। वैक्यूम से कोई ध्वनि नहीं गुजर सकती है, केवल लाइट गुजरती है वैक्यूम से। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज इसरो एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शंस है 1965, 1969, यहाँ पर हिंदी में मिस्टेक है 1969, 59 दे दिया गया है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक्स है। 1971 या फिर 1976। सही उत्तर होगा 1969। वर्ष 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। किस दिन हुई थी? तो 15 अगस्त के दिन ही हुई थी। और पहला चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। इन्होंने ही इसरो की स्थापना कराई थी और ये पहले चेयरमैन भी थे, विक्रम साराभाई। और सबसे ज़्यादा इसरो में कार्यरत कौन है? तो सतीश धवन। ये भी आता है हु हैज सर्व द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इसरो, तो सतीश धवन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है इसका। और ये इसरो काम क्या करता है? ये मुख्यतः अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाता है और अंतरिक्ष के जितने भी कार्यक्रम हैं, जैसे उपग्रहों को स्थापित करना, रॉकेट, भू प्रणाली का विकास करना, इन सभी का ये काम देखता है, जो कि आज के जीवन में बहुत ही उपयोगी है। बिना सैटेलाइट्स के आज की ज़माने को हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। सारे चीज़ सैटेलाइट्स पर निर्भर है। जो आप लोग आज ये डिजिटल क्लास ले रहे हैं वो भी इस सैटेलाइट के वजह से ही मुमकिन हो पाया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है। इसके ऊपर हम अलग से क्लास लेंगे जिसमें इसरो से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कराया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहें बस। अगला क्वेश्चन है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन? ऑप्शन है अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ़ या फिर इसार दास। सही उत्तर होगा बदायूनी। रामायण को बदायूनी द्वारा 4 साल में फ़ारसी में ट्रांसलेट किया गया था और इसके महत्व को देखते हुए अकबर के लाइब्रेरी के लिए चित्रित भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी इज ए डांस ड्रामा एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? ऑप्शंस हैं असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर मणिपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी स्टैटिक जीके का। अलग अलग क्लासिकल डांस पूछे जाते हैं, डांस के फॉर्म्स, उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना चुके हैं। आप लोग ज़रूर उसे देखें, स्टैटिक जीके वाले प्लेलिस्ट में है वो। इसका जो सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, वहीं की ये क्लासिकल डांस है और ये पूरे साउथ इंडिया में, पूरे दक्षिण भारत में पॉपुलर है कुचिपुड़ी नृत्य। और ये कृष्णा जिला जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के दीवी तुलका के गांव का नाम है, जो कि बे ऑफ बंगाल की सीमा में है। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी की सीमा पर है। और इसकी संस्थापक किसे माना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार सिंद्रोद योगी नामक एक अनाथ को कुचिपुड़ी नृत्य नाटक की जो परंपरा है उसका संस्थापक माना जाता है। याद रखिएगा, सिद्धोंद योगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे इज मार्क्ड ऑन। ऑप्शंस हैं 15 जनवरी, 9 जनवरी, 18 जनवरी या फिर 12 जनवरी। इसके ऊपर भी हमने इम्पॉर्टेंट डेज के 3 क्लास करा चुके हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके वाले प्लेलिस्ट में ये भी आपको मिल जाएगा। 3 क्लास इस पर करवाया जा चुका है। सही उत्तर इसका होगा 12 जनवरी। और ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सरकार ने इसकी घोषणा की थी। तो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है?
तो देश के जितने भी युवाएं हैं उनको स्वामी विवेकानंद के दर्शन और उनके आदर्शों के प्रति प्रेरित करने के लिए ये भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल इज़ द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? ऑप्शन है हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। सही उत्तर होगा इसका जम्मू एंड कश्मीर। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसका जो फेज 1 यानी कि स्टेज 1 345 मेगावाट का और स्टेज 2 ये दोनों जम्मू कश्मीर राज्य के चेनाब नदी के तट पर बनाया गया है। चेनाब नदी पर इसको बनाया गया है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, उसके बाद आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न देंगे जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और उसका उत्तर हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। पहले लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ बैठता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिट्स इन। ऑप्शन है जेनेवा, द हेग, वियना या फिर रोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लगभग सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है क्योंकि ये करंट अफेयर का भी टॉपिक है। सही उत्तर होगा द हेग, नीदरलैंड में है ये और इसको आम भाषा में वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं। और ये यूएन यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक न्यायिक शाखा है। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के जितने भी विवाद होते हैं यहीं पर निपटाया जाता है, जो कि नीदरलैंड में है। याद रखिएगा नीदरलैंड में है ये। अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा नियुक्त किया जाता है। द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई। ऑप्शंस हैं भारत के प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारतीय संसद। आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा और हम इसका उत्तर आपको अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।